नौकरानी का गृह प्रवेश। कमला बहुत ही चालाक नौकरानी थी। वो जिस घर में जाती उस घर की खुशियों में आग लगा देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद कमला को सरिता नाम की एक औरत के घर में काम मिल जाता है। सरिता की दोनों बहुएं बहुत ही सीधी सादी थी। दोनों बहुओं में खूब आपसी प्रेम भी था। ये देखकर कमला को होती है बहुत जलन। पहला ऐसा घर देख रही हूँ जहाँ देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहती हैं। अरे जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना हो वहाँ काम करने में मज़ा ही क्या। अब मुझे इन दोनों के बीच आग तो लगानी ही पड़ेगी। फिर एक दिन सरिता की छोटी बहू दिव्या कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी कमला झाड़ू लगाते हुए उसके कमरे में दाखिल होती है। क्या बात है दिव्या मेम साहब, आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हो। सच में आप किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। अब रहने भी दे, इतनी भी ज्यादा तारीफ मत कर। अरे मैं तो हमेशा सच बोलती है, लेकिन इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते। कौन है जो मेरी बुराई करता है? अब क्या बताऊं, कल की ही बात ले लो। आपकी जेठानी पिंकी ने मुझे समोसे बनाने को कहा था। मैंने उनसे कहा कि थोड़े समोसे दिव्या मेम साहब को भी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने तो आपकी बुराई की और कहा कि आप तो मोटी भैंस हो, समोसे खाकर और भी मोटी हो जाओगी। और उसके बाद ना वो जोर जोर से हंसने लगी। नहीं नहीं नहीं, दीदी मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकती। मेम साहब आप ना बहुत भोली हो। भला किसी के मुंह पर कोई उसकी बुराई करता है क्या? बुराई तो पीठ पीछे ही की जाती है। आप ना थोड़ी चालाक बनिए, वरना पिंकी मेम साहब के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करके आपको घर से बाहर निकाल दी। उसके बाद कमला झाड़ू लगाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। कमला की कही गई बात दिव्या के दिमाग में घूमने लगती है। फिर उस शाम कमला साफ सफाई के बहाने पिंकी के कमरे में पहुंच जाती है और दिव्या के खिलाफ उसके कान भरने लगती है। इस तरह कुछ ही दिनों में कमला उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर देती है। फिर एक दिन, पिंकी मेम साहब, अचानक मेरे घर पर ना मेहमान आ गए हैं। मेरे घर का राशन ख़त्म हो गया है। क्या मैं आपके घर से अनाज ले जा सकती हूँ? आप इस घर की बड़ी बहू हो ना, अब जो कहोगी इस घर में वही होगा, इसीलिए मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ। अपनी तारीफ सुनकर पिंकी हो जाती है खुश। हाँ हाँ, तूने सही कहा, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। जा, तुझे जितना अनाज लेकर जाना है ले जा। ये सुनकर कमला बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दिव्या के कमरे में जाकर कहती है, मेम साहब आज ना मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आए। मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है। पहले तो मैं सोच रही थी पिंकी मेम साहब से साड़ी मांग लूँगी, लेकिन फिर मेरे को ख्याल आया कि इस घर में सबसे अक्लमंद और दयालु तो सिर्फ आप हो, इसीलिए मैं मदद मांगने आपके पास आई हूँ। दिव्या भी कमला की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपनी 2 महंगी साड़ी दे देती है। उस दिन के बाद से कमला दोनों बहुओं को अपनी बातों के मीठे जाल में फंसाकर उनसे तरह तरह की चीजें लेने लगती है। फिर एक दिन पिंकी का पति राजीव घर के खर्चे का हिसाब कर रहा था। अरे ये क्या पिंकी, इस महीने राशन पर हमारे दुगने पैसे खर्च हो गए। आखिर इतना खाना कौन खा जाता है? पिंकी राजीव को कमला के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो कमला की नज़रों में महान बनी रहना चाहती थी, इसलिए वो बात को घुमा देती है। उसी शाम दिव्या अपने पति राहुल से नई साड़ियाँ खरीदने के लिए कहती है। ये सब क्या है दिव्या? पिछले महीने ही तो तुमने ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी थी। तुम्हारे पास तो अलमारी भर की साड़ियाँ थी। आखिर तुम्हारी सारी साड़ियाँ कहाँ चली गई? कमला ने दिव्या की भी बढ़ाई करके उसे चने के जाड़ पर चढ़ा रखा था, इसलिए वो अपनी झूठी शान बरकरार रखने के लिए अपने पति राहुल से झूठ कह देती है कि उसकी साड़ियाँ चूहे कुतर गए थे, इसलिए वो सारी साड़ियाँ उसे फेंक देनी पड़ी। इस तरह कमला अपने शातिर दिमाग के जरिए दोनों बहुओं को बेवकूफ़ बनाकर खूब फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन सरिता एक कारपेंटर को घर पर बुलाती है। सरिता उसे पिंकी के कमरे में ले जाती है। देखो, सारा कमरा अच्छी तरह देख लो। मुझे यहाँ पर एक महाराजा बेड और उस कोने पर सुंदर सी अलमारी चाहिए, और हाँ, यहाँ एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल भी बना देना। क्या बात है, ये बुढ़िया तो अपनी बड़ी बहू के ऊपर खूब खर्चा कर रही है। अभी इस बुढ़िया की मौज लेती हूँ।
उसके बाद कमला जल्दी से दिव्या के कमरे में पहुंच जाती है और उसे भड़काना शुरू कर देती है। अच्छा, तो ये बात है, आज मैं मम्मी जी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद दिव्या गुस्से में पिंकी के कमरे में पहुंच जाती है। ये सब क्या है मम्मी जी? आप दीदी के लिए इतना खर्चा कर रही हो, आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? अरे बहू, अचानक तुझे क्या हो गया? इस कमरे से निकलने के बाद मैं तेरे ही कमरे में आने वाली थी। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, वो तो मैं यहाँ पर आ गई इसलिए आप बातें बना रही हो। अगर आप इतनी ही ईमानदार होती तो हम दोनों बहू को एक साथ बुलाकर हमारी पसंद पूछती, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू ही प्यारी है। ए दिव्या, तू बेवजह बखेड़ा खड़ा कर रही है, चल जा यहाँ से, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत कर। तू होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो मम्मी जी की चमची है, इन्हें बहला फुसला कर अपना काम निकालती है। ये सुनकर पिंकी अपना आपा खो बैठती है और बगल में पड़ा डंडा उठा लेती है। अब बोल बोल, क्या बोल रही थी? अरे अरे, यह सब तुम दोनों क्या कर रही हो? भगवान के लिए मेरे घर में कोई तमाशा मत करो। दिव्या बहू, मैंने कह दिया ना, तेरे लिए भी अलमारी और बेड बनेगा। अब तू चल यहाँ से। उसके बाद सरिता दिव्या को लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर कमला मुंह बना लेती है। धत तेरी की, इस बुढ़िया ने तो पूरा मजा ही खराब कर दिया। हट। फिर एक रात सरिता अपनी किसी सहेली के घर से लौट रही थी, तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई रिक्शा या टैक्सी भी दिखाई नहीं देती। सरिता फ़ोन करके अपने बड़े बेटे को वहाँ आने के लिए कहती है। तभी सरिता को ख्याल आता है कि पास में ही कमला का घर है। सरिता वक्त बिताने के लिए कमला के घर पहुँच जाती है, लेकिन सरिता जैसे ही दरवाजे पर पहुँचती है कि तभी उसे कमला के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अरे कमला, तेरा दिमाग तो बहुत ही तेज है। तूने दोनों बहुओं को बेवकूफ बनाकर उनसे खूब माल लूटा है। अरे तू देखती जा, धीरे धीरे मैं और क्या क्या करती है। हे भगवान, इसे मैं एक भोली भाली नौकरानी समझ रही थी, लेकिन ये तो बहुत ही चालबाज निकली। उसके बाद सरिता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कमला सरिता के घर पहुँचती है तो सरिता के घर पर एक दूसरी नौकरानी काम कर रही थी। कमला, हमने तेरी जगह इसे रख लिया है। ये मेरे गांव की लड़की है, तेरी तरह बेईमान और धोखेबाज नहीं है। ये आप क्या कह रही हो मम्मी जी? अरे आखिर मैंने किया क्या है? कल रात को जब तू अपनी सहेली के साथ ठहाके मार मार कर अपनी बड़ाई कर रही थी ना, तब मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। बस फिर क्या था। ये सुनते ही कमला की नज़र शर्म से झुक जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से उल्टे पांव लौट जाती है। कमला के जाने के बाद धीरे धीरे सरिता की दोनों बहू का स्वभाव सामान्य हो जाता है और वो दोनों फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं।